गरीब मजदूर बेसहारा की आवाज है हम। जब जुल्म की आंधियां बढ़ने लगे तो डीबीएन आपके साथ है। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ, चप्पे चप्पे पे रहेगी हमारी नजर। जब पदाधिकारी करे परेशान, प्रतिनिधि अपने पद का करे गलत इस्तेमाल, तो डीबीएन आपके साथ है। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ। सास बहू की चिक डराती धमकाती खबरें, पर वो खबर कहाँ जहाँ दिखते हो आपके सवाल। पर्दे के पीछे चल रहा है बड़ा खेल, नहीं मिल पाएगा पूर्व मुखिया गयासुद्दीन को बेल। बाढ़ राहत को लेकर पूर्व मुखिया गयासुद्दीन, पंचायत की मुखिया जिला परिषद सदस्य राम कुमार झा, जिला परिषद सदस्य विमल कामती ने बीते दिनों 27 अगस्त 2020 को धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें देवराम अमेठी पंचायत के मुखिया व पूर्व मुखिया गयासुद्दीन के ऊपर अंचल कार्यालय पर पथराव का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें यह भी कहा गया था कि अवैध तरीके से प्रदर्शन किया गया था। ये अवैध तरीके से प्रदर्शन किया गया था, ये बात अंचल कार्यालय अपने लिखित आवेदन में कहा था। नमस्कार, मैं हूं एम राजा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डीबीएन टीवी। अब आइए जानते हैं कि थाने में दोषी मानते हुए गयासुद्दीन मुखिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में क्यों भेज दिया। आइए जानते हैं। दरअसल मुखिया गयासुद्दीन ने सबसे बड़ी गलती की बाढ़ पीड़ितों की मदद करके, कोरोना बचाव कार्य चलाकर, मास्क बांटकर, क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाकर, यही काम बड़े बड़े लोगों को रास नहीं आई। बड़े लोगों का मीन्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देवराम अमेठी पंचायत के मुखिया पति गयासुद्दीन पत्रांक 123 दिनांक 20/7/2020 को अंचला अधिकारी को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा कि मूसलाधार बारिश होने से गरीबों के घर गिरने एवं किसानों का फसल बर्बाद हो जाने के संबंध में अंचला अधिकारी को इस बात से अवगत कराया। पत्रांक 132 दिनांक 29/7/2020 के माध्यम से अंचला अधिकारी को अवगत कराते हुए कहा कि पंचायत के सभी बाढ़ आपदा पीड़ितों को सभी प्रकार की राहत सामग्री एवं सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने की मांग की गई। फिर पत्रांक 142 दिनांक 7/8/2020 को अंचला अधिकारी से मांग करते हुए पंचायत देवराम अमेठी को पूर्ण रूप से बाढ़ ग्रसित घोषित करें। पत्रांक 155 दिनांक 25/8 को अंचला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 27/8/2020 को दिन के 12 बजे सभी जनप्रतिनिधि एवं बाढ़ पीड़ितों के द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन सत्याग्रह की बात कही गई। 27/8/2020 को बेनीपुर स्थानीय प्रशासन के समक्ष समझौता पत्र भी तैयार किया गया, जिसमें कहा गया कि स्थानीय प्रशासन के आग्रह पर समझौता वार्ता उपरांत तत्काल स्थगित किया जाता है। आगे समझौता पत्र में लिखा गया कि 7 दिनों में अंचल प्रशासन के द्वारा पंचायत अनुश्रवण समिति से अनुमोदित वो समर्पित सूची के अनुरूप राहत राशि हस्तांतरण हेतु आवश्यक कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ किया जाए। समय अवधि में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः स्थगित आमरण सत्याग्रह शांतिपूर्ण ढंग से प्रारंभ किया जाएगा। तो सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ स्थानीय प्रशासन के अनुरूप ही चल रहा था, तो फिर बेनीपुर राजस्व कर्मचारी अरुण कुमार ने कैसे लिखित आवेदन में कहा कि अवैध ढंग से देवराम अमेठी पंचायत की मुखिया संजीदा खातून व मुखिया पति गयासुद्दीन अंचल कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया, जबकि मुखिया ने 25 अगस्त को ही अपने पत्रांक 155 के माध्यम से कहा था कि 27 अगस्त को आमरण अनशन सत्याग्रह किया जाएगा। इतना ही नहीं, उस धरना में जिला परिषद सदस्य राम कुमार झा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। तो फिर आखिर सिर्फ गयासुद्दीन व मुखिया संजीदा खातून पर ही मामला दर्ज क्यों किया गया?
क्या स्थानीय प्रशासन किसी दबाव में इस तरह का कदम उठाई है? ये सवाल तो बनता ही बनता है और इसका जवाब भी स्थानीय प्रशासन को ही देना होगा। अब सुनिए, पुलिस पूर्व मुखिया गयासुद्दीन के पिछला इतिहास को भी खंगाल रही है। पुलिस ने यहां तक कह दिया कि गयासुद्दीन का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से कि क्या किसी पर केस हो जाना ही क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है? क्या ये किस कानून के तहत पुलिस क्रिमिनल मान रही है गयासुद्दीन को? अब आइए, गयासुद्दीन पर कब कहां मामला दर्ज हुआ और उस मामले का अदालत में क्या कुछ हुआ, आज पूरी तरह से उस पर चर्चा करेंगे। वर्ष 2012 में गयासुद्दीन के ऊपर बहेरा थाना केस कांड संख्या 277/12 दर्ज हुआ, जिसमें धारा 406, 409, 467, 468, 471, 420, 341, 323, 505, 34 IPC अंकित किया गया। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में यह मामला डिसमिस हो गया। दूसरा मामला वर्ष 2017 में बहेरा थाना में 328/17 दर्ज किया गया। इस केस में अभियुक्त बेल पर है। कोर्ट ने अभी इस मामले में अभियुक्त को सजाए-याफ्ता मुजरिम नहीं माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2017 में फिर तीसरा केस गयासुद्दीन के ऊपर बहेरा थाना में 130/17 दर्ज किया जाता है। इस मामले में भी कोर्ट में गयासुद्दीन को नॉट सेंट अप करार दिया। वर्ष 2012 में ही एक और मामला बहेरा थाना में गयासुद्दीन के खिलाफ 293/12 दर्ज होता है। इस मामले में भी गयासुद्दीन बेल पर है। तो अब सवाल यह उठता है कि कोर्ट ने अब तक गयासुद्दीन को दोषी नहीं माना। जब तक कोर्ट जजमेंट नहीं देती तब तक कोई भी व्यक्ति मुजरिम नहीं माना जा सकता है। लेकिन पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड बता रही है। फिलहाल आरोपी गयासुद्दीन न्यायिक हिरासत में है। जब इस मामले में बेनीपुर डीएसपी उमेश्वर चौधरी से बात करने की कोशिश की गई तो वे खुद को बचने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पुलिस यहां खुद आरोपी है तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिलहाल अब तक गयासुद्दीन पर यह 5वां केस है, जिसमें से एक केस में कोर्ट ने डिसमिस करार दिया, एक में नॉट सेंट अप, यानी इसमें भी गयासुद्दीन को कोर्ट ने दोषी नहीं माना। बाकी के 2 केस में गयासुद्दीन बेल पर है। अब 5वां मामला पुनः अदालत में है। अब ऐसे में न्यायालय क्या सजा तय करती है या फिर बेकसूर साबित होकर निकलते हैं गयासुद्दीन, इसका फैसला तो अब अदालत ही तय करेगी। उधर बेनीपुर में हिंद स्वराज पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है, जिसमें गयासुद्दीन के रिहाई की मांग उठ रही है। इसको लेकर पार्टी के लोगों ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकाला। साथ ही साथ उसका दाह संस्कार उसी जगह पे किया गया जहां पे धरना प्रदर्शन किया गया था, यानी कि अंचल कार्यालय परिसर में किया गया। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद का भी नारा लगता रहा। तो कुल मिलाकर कहा जाए गयासुद्दीन के लिए मुर्दाबाद। नहीं, ऐसी बात तो नहीं। खुद भी थे, उनकी पत्नी जो अभी वर्तमान मुखिया वो भी थी, 2 जिला पार्षद के सदस्य भी थे और गणमान्य जो लोग वक्ता थे वो भी थे और कुछ जनता भी थी। सब राजनीतिक दबाव में ऐसा किया जा रहा है। कहानी कुछ भी नहीं, ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है। राजनीतिक दबाव में पुलिस यहाँ काम कर रही है, यहाँ के अंचलाधिकारी भी राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। बस मामला इसमें लॉकडाउन का एक उल्लंघन बनता है, जिसका सेक्शन 188 है, जिसमें गिरफ्तारी नहीं है, 41(1) नोटिसेबल है और एक 353 सेक्शन लगाया गया है कि सरकारी काम में बाधा डाला गया, जबकि इनके द्वारा सरकारी काम में कोई बाधा नहीं डाला गया। ये दबाव बनाया गया है। ये आवेदन में सीओ ने लिखा है थाना अध्यक्ष को केस में अपने आवेदन में कि ये दबाव बनाया गया
कि आप जो लाभुक बनते हैं बार पीड़ित, उसके खाते में रुपया भेजा जाए चिन्हित करके, और उसका 353 सेक्शन वो भी नाजायज रूप से लगा दिया गया है। दूसरा आरोप लगाया है आवेदन में अंचलाधिकारी ने कि हमारे सरकारी प्रॉपर्टी का, पब्लिक प्रॉपर्टी का क्षति हुआ है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी का क्षति क्या हुआ है ये उसने आरोप नहीं लगाया, सिर्फ आरोप लगाया कि क्षति हुआ है। क्षति क्या हुआ इसका कोई आकलन नहीं पेश किया है कि ये इतना का क्षति हुआ, उतना का क्षति हुआ। तो उसके संबंध में एक दफ़ा लगा है 3/4 पब्लिक डैमेज एक्ट के अंतर्गत, वो भी गलत लगाया गया है। जबकि अगर इनको रोड़ाबाजी का दफ़ा लगाना ही था तो रोड़ाबाजी का दफ़ा कुछ और होता है आईपीसी में, वो उसमें नहीं जोड़ा गया है। हमने आज उसके बेल फाइल किया है। वर्चुअल कोर्ट से भी इसकी सुनवाई होनी है, ऑनलाइन भी सुनवाई होनी थी, फिर कोई चिट्ठी आई है तो वर्चुअल ही इसकी सुनवाई होगी। आज हमने फाइल किया है, कल हियरिंग सुनवाई इस पर नहीं होगी क्योंकि कल न्यायालय बंद है आनंद चतुर्दशी के कारण। तो बुधवार के दिन इस पर सुनवाई होगी। अब कोर्ट का जो निर्णय है, उसने इनके खिलाफ 4 केस क्रिमिनल इतिहास दर्शाया है आपराधिक बना के, जबकि बात ऐसी नहीं है। डायरी के अवलोकन से, जो मैं डायरी प्राप्त किया हूँ, डायरी के अवलोकन से एक केस में चार्जशीट पुलिस केस करती है और उसमें पुलिस ही चार्जशीट फाइनल भेजती है, यानी कि वो केस ना तो कोर्ट में चल रहा है ना तो वो थाने में आज के डेट में चार्जशीट फाइनल आया है, आरोप पत्र समर्पित फाइनल आया है। एक मामला में इनका नाम कोर्ट में पुलिस ने तो भेजा था, इनके और इनके भाई का नाम कॉग्निजेंस ही नहीं लिया। उसमें 4 अभियुक्त थे जिसपे 2 पे चल रहा है, गयासुद्दीन पे और उनके भाई पे वो कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया। न्यायालय में वो भी मुकदमा नहीं चल रहा है। 2 मुकदमा है, एक मुकदमा में ये बेल पर हैं और दूसरे मुकदमा में भी ये बेल पे ही हैं और बाकी प्रक्रिया जो कोर्ट की वो चल रही है। फंसाने के लिए, उलझाने के लिए आपराधिक इतिहास बना दिया गया है। पुलिस ही लिखती है कि साक्ष्य की कमी समर्पित की गई है और न्यायालय में भी हम लोग खोजेंगे, उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकालेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी तो उसका उपयोग किया जाएगा। इसी समय क्यों याद आ गया? ये सब मतलब राजनीतिकरण चल रहा है बेनीपुर में। सामने चुनाव है विधानसभा का, विधानसभा के बाद मुखिया का चुनाव भी होना है, पंचायती राज का भी। बस इसी सब का स्थानीय नेताओं का ये सब प्रशासन पे पकड़ बना के जबरन इस तरह का कुकृत करने वाले को, जो उनको समर्थन दे नहीं दे, पंचायत में जो उनका विरोधी लोग है, ये सब षड्यंत्र रच के अपना इस तरह का कुकृत करा रहा है। बेल मिलना चाहिए तो 41(1) का नोटिसेबल का मामला था। पुलिस लिखती है कि आपराधिक प्रवृत्ति के यह इनके द्वारा साक्ष्य को नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं पुलिस की बात, साक्ष्य को नष्ट कर दिया जाएगा। दूसरा बात लिखते हैं कि बाढ़ राहत के सामग्री को भी इनके द्वारा नष्ट करने की संभावना है, जबकि बाहर राहत की कोई सामग्री नहीं है, अकाउंट में पैसा जाना है। इसीलिए इनको 41(1) का नोटिस देना उचित नहीं प्रतीत होता है। बस इतना ही कारण लिखी है न्यायालय ने, इस कारण की वजह से इनको कस्टडी किया है, वरना ये धारा जेल का है ही नहीं, नोटिस का है। 41(1) के नोटिस का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है अर्नब के आप उसमें जेल नहीं भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ द मौलाना मोहम्मद आमिर रुश्दी वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी, है ना, रिपोर्टेड इन 2012-1 POCR एट पेज नंबर 430। इसमें जेल भेजने का कोई औचित्य नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट का ये है। और सुप्रीम कोर्ट का एक और है, आपको से कम के सजा में आप 41 का नोटिस ही तमीला कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ अर्नेश कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार रिपोर्टेड इन क्रिमिनल रूलिंग 2014-3 एट पेज नंबर 114 सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो अब जबरदस्ती कुछ भी हो रहा है तो न्यायालय क्या करेगा उसमें? जेल भेजने का पुलिस को ऑथराइज नहीं है, अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रूलिंग है। यहाँ पे सब कुछ राजनीतिकरण माना जाए। मैं एडवोकेट नवाज अहमद, राजू खान।